अनुच्छेद 143 में क्या है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति है। इसी को क्या बोला जाता है? उच्चतम न्यायालय की परामर्शदात्री अधिकारिता भी बोलते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 143 खंड 1 तुमने पढ़ लिया। इसमें क्या बताया गया कि यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है जो कि ऐसी प्रकृति और व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय लेना समीचीन है, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा? उस प्रश्न को उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए भेज देगा और तब उच्चतम न्यायालय क्या करता है? उस पर सुनवाई करता है कि क्या वह व्यापक महत्व का प्रश्न है कि नहीं है, उस पर राय देना समीचीन है कि नहीं है। सुनवाई के पश्चात यदि उच्चतम न्यायालय को यह लगता है कि हाँ उस पर राय देना आवश्यक है, तब वह उस पर अपनी राय देगा। वो भी देगा नहीं, राय दे सकेगा। वहाँ पर अनुच्छेद 143 में लिखा है ना कि राय दे सकेगा या राय प्रतिवेदित कर सकेगा। ठीक है, वह राय देने के लिए बाध्य नहीं है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि उच्चतम न्यायालय जो सबसे पहले जब ये बना था तब यही हुआ कि उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए बाध्य नहीं है। और ये भी ध्यान रखना कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा जो राय दिया गया उसको मानने के लिए भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। उसने तो केवल राय मांगी है। अब उच्चतम न्यायालय ने जो राय दिया है यह आवश्यक नहीं है कि वह उस राय को राष्ट्रपति माने ही माने। ठीक है, वह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है कि उच्चतम न्यायालय ने जो उसको राय दिया है वह उसको माने चाहे न माने। ठीक है, अब इस संबंध में हमने तुम्हें बताया कि सबसे पहले क्या हुआ, इंडियन एजुकेशन बिल जब केस आया इंडियन एजुकेशन बिल, इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 143 के निर्वचन का या इंटरप्रिटेशन का प्रश्न उत्पन्न हुआ। तब इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? इंडियन एजुकेशन बिल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यही कहा कि उच्चतम ने चूँकि अनुच्छेद 143 का जो खंड 1 है उसमें क्या शब्दावली लिखी गई है कि उच्चतम न्यायालय अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। वहाँ पर कर सकेगा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब यही है कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के द्वारा जो राय मांगी गई है उस पर राय देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कर सकेगा शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, और क्या कहा अपने आदेश में, अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति के द्वारा जो भी प्रश्न राय के लिए भेजा जा रहा है उस प्रश्न पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि किस प्रश्न पर राय लेनी है, किस प्रश्न पर राय नहीं लेनी है, यह पूर्णतः राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है। वह राष्ट्रपति स्वयं तय करता है कि इस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से राय लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। यह स्वयं किसका विवेकाधिकार है? राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है और उस पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की जा सकती। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, एजुकेशन बिल में ही उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि चूँकि यह क्या है, उच्चतम न्यायालय की राय है, उच्चतम न्यायालय की राय आदर के योग्य तो है, लेकिन वह कि अन्य भारत में स्थित अन्य किसी भी न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है। अभी हमने अनुच्छेद 141 पढ़ाया। अनुच्छेद 141 में बताया था कि अनुच्छेद 141 में क्या प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय, आदेश इत्यादि दिए जाते हैं वह भारत में स्थित सभी न्यायालयों पर क्या होता है? बाध्यकारी होता है। मतलब कि उच्चतम न्यायालय ने कोई भी निर्णय आदेश दिया है, भारत के में स्थित जितने भी उच्च न्यायालय हैं या जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, सब उच्चतम न्यायालय के निर्णय मानने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, कोई भी न्यायालय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में परिवर्तन नहीं कर सकता। अब यदि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में परिवर्तन ही करना हो तो वह स्वयं उच्चतम न्यायालय खुद ही कर सकता है। और यह भी ध्यान रखना कि उच्चतम न्यायालय स्वयं अपने निर्णय से बाध्य भी नहीं होता, वह बाद में अपने निर्णय को पलट भी सकता है। तो उच्चतम न्यायालय का निर्णय उच्चतम न्यायालय के ऊपर तो बाध्यकारी, स्वयं उच्चतम न्यायालय के ऊपर तो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय का निर्णय आदेश भारत में स्थित अन्य सभी न्यायालय के ऊपर क्या होता है? बाध्यकारी होता है। लेकिन जहाँ तक राय का प्रश्न है, इंडियन एजुकेशन बिल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति को जो राय दी है वह आदर के योग्य तो है, लेकिन वह भारत में स्थित किसी भी न्यायालय के ऊपर बाध्यकारी नहीं होगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की राय बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी क्या होगी? जो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है, जो आदेश दिया है वह बाध्यकारी होगा। ठीक है, ये कहा किसने? इंडियन एजुकेशन बिल के मामले में। फिर इसके बाद आया
इन री स्पेशल कोर्ट बिल का मामला। तो इन री स्पेशल कोर्ट बिल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, इन री एजुकेशन बिल के मामले में जो निर्णय दिया था उसको पलट दिया। पलटने का मतलब क्या हुआ कि इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को राय अपनी देने के लिए बाध्य है, वह मना नहीं कर सकता है। जबकि इन री एजुकेशन बिल में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को राय देने के लिए बाध्य नहीं है, वह उसके विवेक पर निर्भर है कि वह राय दे चाहे न दे। लेकिन इन री स्पेशल कोर्ट बिल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय को पलट दिया और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति ने यदि राय मांगी है और वह प्रश्न व्यापक महत्व का है और विधि का कोई प्रश्न अंतर्वलित है उसमें और व्यापक महत्व का है, तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय उस पर राय देने के लिए क्या है, बाध्य है, वह उससे इनकार नहीं कर सकता। और साथ ही साथ जैसे इंडियन एजुकेशन बिल में न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने जो राय राष्ट्रपति को दी है वह किसी भी न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं होगा, लेकिन इस निर्णय को भी उच्चतम न्यायालय ने इंडियन स्पेशल कोर्ट बिल में पलट दिया और कहा कि उच्चतम न्यायालय ने जो राष्ट्रपति को राय दी है वह राय भी क्या होगी, बाध्यकारी होगी। किसके ऊपर, भारत में स्थित सभी न्यायालयों के ऊपर वह बाध्यकारी भी होगी। ठीक है। और इसी केस में इंडियन स्पेशल कोर्ट बिल में ही साथ उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रश्न भेजे जा रहे हैं वह निर्दिष्ट प्रश्न ही होने चाहिए। निर्दिष्ट प्रश्न का मतलब कि प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो कि ऐसी प्रकृति और व्यापक महत्व का हो कि उस पर उच्चतम न्यायालय को यह लगे कि यहाँ राय देना आवश्यक है। ठीक है, वह व्यापक महत्व का भी होना चाहिए और साथ ही साथ उस पर उच्चतम न्यायालय का कोई निर्णय और आदेश नहीं होना चाहिए। तब ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय बाध्य है राय देने के लिए। सामान्य प्रश्नों को राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय की राय के लिए नहीं भेजना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि जो सामान्य प्रकृति के प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को उच्चतम न्यायालय की राय देने के लिए नहीं भेजना चाहिए। यदि सामान्य प्रश्नों को राष्ट्रपति के द्वारा राय लेने के लिए भेजा गया है तब ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए तब बाध्य नहीं होगा। ठीक है। यदि प्रश्न व्यापक महत्व का नहीं है, सामान्य प्रकृति का है, तब ऐसे प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को राय देने के लिए बाध्य नहीं होगा। अन्यथा यदि प्रश्न व्यापक महत्व का है तब क्या होगा, उस पर उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए बाध्य होगा। यह किस केस में कहा, इंडियन स्पेशल कोर्ट बिल के मामले में कहा। फिर इसके बाद एक मामला आया इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ, जिसको अयोध्या विवाद का मामला भी कहा जाता है। अयोध्या में जो राम मंदिर के लिए विवाद चल रहा था, ठीक है, उस पर भी राष्ट्रपति ने क्या किया था, राय मांगा था। और राय क्या मांगा था, राष्ट्रपति ने राय यह मांगा था कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद ढहाई गई तो उस ढांचे के नीचे क्या वास्तव में कोई मंदिर था कि नहीं था। तब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह जो राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रश्न का पर राय मांगी गई है यह प्रश्न कैसा है, एक राजनीतिक प्रश्न है। ठीक है, कि वहाँ पर मंदिर था कि नहीं था, यह तो एक पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से क्या है, राजनीतिक प्रश्न है। और राजनीतिक प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए बाध्य नहीं होता है। ठीक है, जो राजनीतिक प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय क्या है, राय देने के लिए बाध्य नहीं है और वह अपनी राय देने से मना कर सकता है। और इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ के मामले में ये इस प्रश्न को कि वास्तव में जो बाबरी मस्जिद ढहाई गई वहाँ पर मंदिर था कि नहीं था, इस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय ने राय देने से मना भी कर दिया। करने का कारण बस यही था कि जो जिस प्रश्न पर राष्ट्रपति ने राय मांगी थी वह राय कैसी थी, राजनीतिक प्रश्न था, है ना। वह प्रश्न कैसा था, राजनीतिक प्रश्न था। और उच्चतम न्यायालय ने यही कहा इस्माइल फारूकी ने कि राजनीतिक प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए बाध्य नहीं है और वह मना कर सकता है। ठीक, फिर इसके बाद आया स्पेशल रेफरेंस 2002 में इनवी स्पेशल रेफरेंस का मामला। इसमें भी उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि यदि राष्ट्रपति के द्वारा कोई ऐसे व्यापक महत्व का और ऐसी प्रकृति का प्रश्न है, विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न है जो कि ऐसी प्रकृति और व्यापक महत्व का है जिस पर कि राय लेना समीचीन है या उचित है, और वह उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय का कोई भी निर्णय या आदेश नहीं है। राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रश्न भेजा गया है राय के लिए वह प्रश्न कैसा है, व्यापक महत्व का है। ठीक है, व्यापक महत्व का है और उस पर उच्चतम न्यायालय का कोई भी निर्णय या आदेश नहीं है। तब ऐसे प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह उस पर राष्ट्रपति को अपनी राय दे, वह फिर राय देने से मना नहीं करेगा।
ठीक है। तो ये है तुम्हारा अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये हो गया अनुच्छेद 143 से। एक साथ ही साथ अनुच्छेद 143 में खंड 2 में क्या लिखा है कि अनुच्छेद 131 जो प्रारंभिक अधिकारिता थी उसके परंतु में जो विषय दिए गए हैं, यदि उन विषयों से संबंधित यदि कोई प्रश्न राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय की राय के लिए भेजा गया है, तब ऐसे प्रश्नों पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय अपनी राय देने के लिए क्या होगा, आबद्ध कर होगा। वह उस पर अपनी राय देगा ही देगा, राय देने से मना नहीं कर सकता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखना और ये सब केस याद रखना। और एक चीज़ हम यहाँ केस लिख दे रहे हैं क्रम से, ठीक है। अनुच्छेद 143 से जो केसेस आए हैं 143 से रिलेटेड, उन केसों का नाम हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको उसी क्रम में लिख लो, क्लियर याद रखना, ठीक है। इसमें कई बार प्रश्न पूछा गया है उच्चतम, और ये केस पर ही पूछा गया है कि अनुच्छेद 143 यानी कि उच्चतम न्यायालय की जो परामर्शदात्री अधिकारिता है, सबसे पहले किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपना परामर्श दिया था, सबसे पहले किस मामले में दिया, ठीक है। और फिर साथ ही साथ वह क्रम भी पूछ लेता है कि सबसे पहला कौन सा आया, दूसरा कौन सा आया, तीसरा कौन सा आया। वो क्या करेगा कि क्रम चेंज करके एग्जाम में दे देगा। फिर पूछेगा कि इन सभी केसों को जो परामर्श से संबंधित केसेस हैं उनको क्रम से लगाइए। क्रम से मतलब कि ईयर के अनुसार लगाइए कि सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, ठीक है, फिर उसके बाद कौन आया। तो उसको तुम्हें क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो उसको हम लिख दे रहे हैं, उसको लिख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्रम भी पूछा जाता है, और सबसे पहला केस कौन था, सबसे आखिरी केस कौन था, ये सब पूछा जाता है, ठीक। तो सबसे पहला केस है इंग्री दिल्ली लार्ज एक्ट, ठीक है, इंग्री दिल्ली, ठीक है, लार्ज एक्ट 1951। ये 1951 का मामला है। ये इंग्री दिल्ली लार्ज एक्ट से संबंधित जो मामला है वह 1951 में, यानी कि अनुच्छेद 143 से संबंधित, यानी कि राष्ट्रपति ने सबसे पहले इंग्री दिल्ली लार्ज एक्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय से राय मांगी थी। सबसे पहला मामला है, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना। इंग्री दिल्ली लार्ज एक्ट ये कब आया था, 1951 में। फिर आया इंग्री केरल एजुकेशन बिल, ठीक है, इंग्री केरल एजुकेशन बिल। यह भी, इस पर भी क्या हुआ था, राष्ट्रपति ने राय दिया था। यह केस कब आया था, 1958 में। ये एकदम क्रम से है, और एक क्रम भी याद रहना चाहिए और केस भी याद रहना चाहिए कि सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन सा आया। इस पर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये LLB में भले ही नहीं आया, LLB में तो तुम्हें लिखना ही है, परामर्शदात्री अधिकारिता पूरा फुल 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और उस पर तुम्हें कम से कम ये 2-3 केसेज जो हम ये लिखवाएँ, इंग्री एजुकेशन बिल लिखवाए, इंग्री स्पेशल कोर्ट का लिखवाए, कोर्ट बिल, ठीक है, इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ का लिखा है, और स्पेशल रेफरेंस का मामला लिखा है। कम से कम ये 4 केस तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन चारों प्रश्नों में, इन चारों केसों में क्या हुआ था, उसका उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 143 का इंटरप्रिटेशन किया था, ठीक है। क्या हुआ था, उसका इंटरप्रिटेशन या निर्वचन किया था। और ये जो केसेस, ये सब केसेस हैं, तो इनमें क्या हुआ, निर्वचन नहीं किया, लेकिन उसने राय तो दिया, अनुच्छेद 143 का प्रयोग तो हुआ। तो सबसे पहले जो प्रयोग हुआ वह इंग्री दिल्ली लार्ज एक्ट में हुआ, फिर इसके बाद इंग्री केरल एजुकेशन बिल के मामले में हुआ, 1958 में आया था। फिर इसके बाद इंग्री बेरूबारी, ठीक है, इंग्री बेरूबारी का मामला आता है। ये कब आया था, इंग्री बेरूबारी, क्रम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये है 1956 का, नहीं, ये 1958 का भी है, ये 1952 का है, यानी कि ये दूसरे नंबर पर रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद है इंग्री दी कस्टम सी एक्ट, ये आया 1956 में। तो उसको तुम क्रम में लिखो, यानी कि सबसे पहले इंग्री दिल्ली लार्ज एक्ट लिखो, फिर इसके बाद इंग्री बेरूबारी लिखो दूसरे नंबर पे, ठीक है, इंग्री बेरूबारी दूसरे नंबर पर लिखो। फिर तीसरे नंबर पर इंग्री द कस्टम सी एक्ट लिखो, ठीक है। तब चौथे नंबर पर
इन दी केरल एजुकेशन बिल लिखो, चौथे नंबर पे। ठीक, चौथे नंबर पर लिखना है ना। पहले नंबर पर दिल्ली लॉज एक्ट, दूसरे नंबर पर बेरोबारी, तीसरे नंबर पर कस्टम सी एक्ट है और चौथे नंबर पर इन दी केरल एजुकेशन बिल है। ठीक है ना। फिर आया केशव सिंह का मामला, इसको क्रम सही कर लो। क्रम सही हो गया ना, ईयर के अनुसार क्रम सही करो। फिर आया केशव सिंह का मामला, पांचवा क्या है, केशव सिंह। केशव सिंह का मामला आया 1965 में। ठीक है, केशव सिंह का मामला 1965 में। फिर हिनरी प्रेसिडेंशियल, फिर आया हिनरी प्रेसिडेंशियल केस। ठीक है, प्रेसिडेंशियल कोर्ट, ये आया 1974 में। फिर इसके बाद द स्पेशल कोर्ट रिफरेंस, द स्पेशल कोर्ट रिफरेंस, ठीक है, ये आया 1978 में। फिर इसके बाद आया द कावेरी जल विवाद अधिकरण, है ना, द कावेरी जल विवाद अधिकरण। इस पर भी राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से राय मांगी गई थी। फिर इसके बाद आया अयोध्या के राम मंदिर का मामला, वही इस्माइल फारूकी वाला। ठीक है, अयोध्या राम मंदिर का मामला। ठीक है, फिर इसके बाद आया उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, है ना, और स्थानांतरण, ठीक है, से संबंधित मामला। ठीक है, तब इसके फिर बाद आया स्पेशल रेफरेंस 2002 का मामला। ठीक है, स्पेशल रेफरेंस 2002 का मामला। तो इसमें कम से कम तुम्हें हिंदी प्रेसिडेंशियल, द स्पेशल कोर्ट रेफरेंस और कहाँ गया अयोध्या का मामला और ये वाला निकवा दी बताए हैं। इसमें क्या हुआ था कि अनुच्छेद 143 के निर्वचन का प्रश्न था। अनुच्छेद 143 को ही चैलेंज किया गया कि क्या उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को राय देने के लिए बाध्य है कि नहीं है, कि राष्ट्रपति ने राय मांगा तो राय देने के लिए बाध्य है कि नहीं है। क्या उच्चतम न्यायालय ने जो राय दिया है वह सभी भारत के सभी न्यायालयों पर भी बाध्यकारी होगा कि नहीं होगा। क्या राष्ट्रपति के द्वारा जो भी प्रश्न भेजा जा रहा है सभी प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए बाध्य है कि केवल उन्हीं प्रश्नों पर ही बाध्य है जो जिसको कि निर्वचन का प्रश्न अंतर्वलित है, यानी कि जो व्यापक महत्व का है, कि केवल उसको ही उस पर ही देने के लिए बाध्य है। या जितने भी प्रश्न भेजे गए हैं चाहे वो समान प्रकृति के हों चाहे राजनीतिक प्रकृति के हों, क्या उस पर भी उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए बाध्यकारी है। ये सब चैलेंजेस किए गए इनमें, यही इन 4-5 केसों में तब इस पर उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिया, जो कि हमने बता दिया। ठीक है, ये केस का क्रम याद जरूर रखना, सबसे पहला कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया, ये क्रम याद रखना, क्योंकि ये क्रम भी बार बार एग्जाम दे देता है और ईयर दे देता है, पूछता है इसको क्रम में क्या करिए, लगाइए। ठीक है, तो कई प्रकार से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो अब ये उच्चतम न्यायालय तुम्हारा खत्म हो गया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के सारे सेक्शन हमने लगभग जो इम्पोर्टेंट है वह बता दिया। अब क्या पढ़ेंगे कल से, राज्यपाल।